सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्री शुक्ला। सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम एक सर्वे और एक रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। सुधार की तमाम कवायदों के बाद भी सरकारी दफ्तरों से नहीं कम हो रहा है घूस का दीमक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में खुलासा, पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ी घूसखोरी। कैसे खत्म होगी रिश्वत की ये कलंक कथा। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। हमने पैसा देकर काम करवा लिया। काम के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं। पैसा नहीं दोगे तो फाइल कैसे बढ़ेगी साहब। साहब को तो कुछ चाहिए, काम तो हो जाएगा, पहले कमीशन तो तय करिए। ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, ये हमारे सिस्टम में काम करवाने और करने की कवायद में पहुंचे आदमी के सामने आने वाली परिस्थितियां और स्थितियां हैं, जिसे 1000 कोशिशों के बाद भी बदला नहीं जा सका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे ने हमारे सरकारी दफ्तरों की पोल खोली है और उसने एक तस्वीर भी पेश की है। तस्वीर रिश्वत के दीमक की है, जो बताती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल घूसखोरी के मामले में 11% का इजाफा हुआ है। यानी तमाम कवायदों, कानूनी शिकंजों और प्रचार प्रसार के बाद भी हम ना तो सिस्टम के बाबुओं की सोच बदल पाए हैं और ना ही ये रवायत खत्म होने का नाम ले रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर पड़ताल करेंगे। आज टेक्नोलॉजी करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की फाइलें ऐसे ही जमा रहती हैं और भांति भांति के आरोप लगते हैं, लेकिन वही ऑनलाइन हो, कोई भी एप्लीकेंट हो अपने पासवर्ड से देख सकता है कि आज मेरी फाइल की क्या पोजीशन है, अपने घर बैठ करके ऑनलाइन देख सकता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि हम हमारे यहां सामान्य मानवी भी करप्शन करने से पहले 50 बार सोचें। संसद में भ्रष्टाचार और सरकारी दफ्तरों में काम के नाम पर लूट के खिलाफ पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को बड़ा हथियार माना था। लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद सरकारी सिस्टम में लगी घूस की दीमक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एक्ट जैसे बड़े प्रयोगों के बाद भी ब्राइब पर बेड़ियां कसने में तंत्र विफल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के बाद सच्चाई आई है। सर्वे कहता है कि पिछले साल से इस साल घूस के मामले में 11% का इजाफा हुआ है। 2017 में जहां 45% लोगों को अपने काम कराने के लिए घूस देनी पड़ी थी, तो इस साल यह आंकड़ा 56% पहुंच गया है। अब जरा हम खुद की स्थितियों को भी देख लें तो समझ में आता है कि ये रीति आखिर क्यों चली आ रही है। हम काम लेकर सरकारी दफ्तर जाते हैं, वहां लंबी लाइनें होती हैं, बाबू काम में देरी करता है या फाइल लटका देता है। एक काम कराने के लिए हमें कई अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। काम जल्दी कराने और सरकारी तंत्र की जटिल प्रक्रियाओं से बचने के लिए हम घूस की सौगात सरकारी बाबू की तरफ बढ़ाते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है कि काम करवाना है तो घूस तो देनी ही होगी, जबकि आपका काम करना उनकी ड्यूटी है। सरकार घूस रोकने के लिए तमाम कदम उठाती है। एंटी करप्शन टीम ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन अशिक्षा और जागरूकता की कमी का फायदा ये सरकारी मुलाजिम उठाते हैं और रिश्वत की मांग करते हैं। कोई भी विभाग हो, लगभग ऐसी ही तस्वीर है, जहां पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की घूस मांगी जाती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन घाट के देवता को चढ़ावा देने की रवायत खत्म नहीं हो रही। सर्वे पर नजर डालें तो कहानी सामने आती है। वो हमारे सिस्टम में बड़ी घूस की समस्या की तस्वीर को साफ करती है। संपत्ति पंजीकरण, पुलिस और नगर पालिका निगम सबसे भ्रष्ट। यूपी के सरकारी दफ्तर में काम करने वाले बाबू सबसे भ्रष्ट। यूपी के बाद पंजाब और मध्य प्रदेश का नंबर।
दिल्ली में भी घूस के मामले कम नहीं हैं। 91% लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन की जानकारी नहीं। मौजूदा तस्वीर बता रही है कि अभी भी काम और सोच में बदलाव नहीं आया है। हम पहले से सोच कर चलते हैं कि काम करवाना है तो घूस तो देनी ही पड़ेगी। अवेयरनेस के तमाम प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों की परंपरा जस की तस है। दुनिया के दूसरे देश जब विकास की रेस में तेजी से बढ़ रहे हैं, कामकाज में इस तरह की बुराई को दूर करने के बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम आज भी इस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहा। बड़े पदों पर बैठे और सरकार से मोटी पगार पाने वाले अधिकारी छोटे छोटे कामों के लिए बड़ी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। दुनिया की महाशक्ति बनने की राह में ये एक बड़ा रोड़ा है। कानूनी तौर पर जो हमारा हक है उसे पाने के लिए गैर कानूनी तौर पर अफसरों की जेब गर्म करने की परंपरा कैसे खत्म होगी? सवाल बड़ा ये भी है कि छापामारी की कार्रवाई होने के बाद भी बड़े से लेकर छोटे बाबुओं को डर क्यों नहीं होता और समस्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। आज भी बिना टेबल के नीचे से ऊपरी कमाई वाली सोच बदल नहीं पा रही है। हमारे सामने घूसखोरी का ऐसा मकरजाल है जिसमें हमें अपना हक पाने के लिए अलग से रकम चुकाने की मजबूरी है, या यूं कहें रवायत बन गई है। ऐसे में साफ है कि बेईमानी दोनों तरफ से हो रही है। देने वाला अपने काम को कराने के लिए रिश्वत को आसान रास्ता समझ बैठा है। उसको पता है कि चांदी के जूते का असर जरूर होता है। वहीं कुर्सियों पर बैठे बड़े बाबू से लेकर छोटे बाबू लाल टपकाए बैठे हैं, ग्राहक का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई चंगुल में फंस जाए उसे इतना गोल गोल घुमाते हैं कि वो तंत्र की ढेरी लांघते लांघते या तो बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है। ऐसे में जरूरत है ना करने की और मिलकर आवाज उठाने की, जिसकी गूंज रिश्वतखोरों के कानों और जहन को हिलाकर रख दे और सरकारें लचर सिस्टम को जगाने पर मजबूर हो जाएं। सत्यमेव जयते। रिपोर्ट चौंकाने वाली है और सवाल बहुत बड़ा है। सवाल आपसे भी है, सवाल उन लोगों से भी है जो सरकारें चलाते हैं, सवाल उनसे भी है जो रिश्वत के बिना अपना मुंह और अपना पेन का ढक्कन नहीं खोलते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल सबसे हैं। सबसे पहला सवाल हमें खुद से करना चाहिए, अगर हम खुद रिश्वत देंगे नहीं तो लेंगे क्या वो? लेकिन इसके लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जंग लड़नी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। फिल्मों में जब हम देखते हैं कि कोई नायक रिश्वत के लिए मना करता है तो खूब तालियां बजाते हैं, खूब खुश होते हैं। जब किसी फिल्म में देखते हैं कि एक बुजुर्ग अपने कपड़े तक उतारने लगता है अगर कोई रिश्वत मांगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असलियत में ना आप ऐसा करते हैं, ना आप ऐसी आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हां इस पर आवाज उठनी चाहिए। यानी भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन वो पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए, आपके घर नहीं, आपके जहन में नहीं। तो सवाल उनसे भी है कि आखिरकार वो रिश्वत क्यों देते हैं। सवाल उनसे भी है कि नौकरियां पाने के लिए जब आप पैसे देते हैं तो आप भी उतने ही भागीदार बन जाते हैं। सवाल उनसे है कि जब आपको सरकार ने नौकरी दी तो आप रिश्वत पाने और लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। सवाल उनसे है कि आपकी लालच का अंत क्या है। सवाल उनसे है कि इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में आप लूट खसोट और लुटेरा बनने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं। और सवाल सरकारों से भी है कि अभी तक हम ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बना पाए। क्यों जनता थाने में 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक, या जैसा कोई फंस गया उसको उसी तरह से तौला जाता है, वो रिश्वत देने को मजबूर है। पुलिस खुलेआम वसूली करती नजर आती है। वसूली का एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण हमने पिछले दिनों देखा था जब विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था। उसकी बड़ी वजह यही थी, वसूली। और ये वसूली लखनऊ की राजधानी में देखने को मिलती है। जब जिसका मन आया रात में पुलिस वाले ने हाथ दिया, बदतमीजी से बात की और उसके बाद आप पैसे देते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं क्योंकि शरीफ आदमी है, करेगा क्या। आप नगर निगम जाते हैं, आप तमाम दफ्तरों में जाते हैं, आपके सामने लाल टपकाए हुए तमाम बड़े से लेकर छोटे अफसर बैठे रहते हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे जब तक नोट की आवाज़ नहीं सुनेंगे वो कुछ सुनेंगे नहीं। ज़रूरत ऐसे में सरकारों को भी है। सरकारें बातें करती हैं, सिटीजन चार्टर लागू किया गया है, एंटी करप्शन की टीम बनी हुई है, लेकिन ये एंटी करप्शन की टीम क्या 1-to-1 मार्किंग कर सकती है जब तक सिस्टम हम ठीक नहीं करेंगे? तो इसमें तो सबको लगना पड़ेगा। मी टू कैंपेन चला हुआ है आजकल बहुत जोर शोर से, और एक तबका इस पर आवाज उठा रहा है कि उनके साथ जो जुल्म हुआ है, जिन लड़कियों के साथ जुल्म हुआ है, उस पर वो प्रतिक्रिया दें और उस पर वो आवाज उठाएं। क्या रिश्वत के खिलाफ इस तरह का कैंपेन नहीं चल सकता है? क्या भुक्तभोगी ये नहीं बता सकता है एक कैंपेन चला के, सरकार को जगा के, कि मुझे रिश्वत देनी पड़ी, मुझे इस काम के लिए रिश्वत देनी पड़ी, मुझे पेंशन के लिए रिश्वत देनी पड़ी, मुझे नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, मुझे अपने घर में बिजली लगाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, राशन कार्ड बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। ऐसे कैंपेन के लिए हम क्यों तैयार नहीं हैं? क्योंकि तैयार तो होना पड़ेगा, वरना इस तरह के सर्वे आएंगे, रिपोर्ट आपको चौंकाएगी और देश का नाम रोशन करने के बजाय हमें अफसोस में डाल जाएगी। अब सुनते हैं जनता इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या सोचती है। तो कुर्सी पे बैठे उनको एक आदत पड़ गई है कि वो बिना घूस के आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सिस्टम जिस दिन सरकार ने बदल दिया, घूस अपने आप बंद हो जाएगी। अगर हम लोग एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, जागरूक अगर हम लोग हो जाएं और घूस ना दें, तो मतलब कि घूस नहीं हम लोग देनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार पहले से ही चला आ रहा है, अब इसको खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी सरकार बने, ऐसे घूस मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम लोगों को खुद एक जागरूक होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग ठान लेंगे कि नहीं, हमें घूस नहीं देनी या कुछ भी नहीं करना है, हमें जॉब करनी है, अपने टैलेंट पे ही करना चाहिए हर चीज़। हमारे अंदर टैलेंट है तो हम लोग घूस क्यों दें किस चीज़ का? और जिनके पास पैसा है, जिनको जॉब चाहिए, वो तो देंगे ही घूस वगैरह। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से या कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी कि जो इसको ख़त्म होने नहीं देना चाह रहे हैं। घूसखोरी जब तक हम ही अपनी साइड से नहीं रोकेंगे तो वो तो सामने से मांगेंगे। जब हम ही अपने सही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे कि चलो जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में काम करवाएंगे, हम अपने साइड से स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो भी लेना बंद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं सरकारी जहाँ पे इंसान को घूस देनी पड़ रही है आज भी। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ में काफ़ी कमी आई है, पर आज भी गिरावट है, पर कहीं भी खात्मा नहीं है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो ऑनलाइन कर रही हैं, ऑनलाइन के माध्यम से काम चले। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि अगर हम घूस देंगे नहीं तो वो लेंगे क्या, लेकिन इसके लिए बहुत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है सरकारों की, तो कितनी सारी सरकारें आई, कोई सरकार शायद ऐसी नहीं जब वो जाती है तो नई सरकार जब आती है इतने घोटाले खुलते हैं। वो घोटाले क्या हैं? वो भी रिश्वतखोरी है। यानी ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। घूसखोर और घूसखोरी एक बड़ी बीमारी है। दक्षिण एशिया में घूस और रिश्वतखोरी आम बात है। ये तथ्य हैं कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं। दक्षिण एशिया में घूस और रिश्वतखोरी आम बात है। सहारा प्रायद्वीप के बाद ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट इलाका है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है। रिश्वत के मामले में भारत 16 एशियाई देशों में टॉप पर है। वियतनाम, चीन और पाकिस्तान तक में भारत से कम रिश्वत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे है। भारत में अब भी 2/3 लोगों को घूस देनी पड़ती है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा घूस पुलिस वालों ने ली, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर ठेके तक के लिए रिश्वत। और केवल 14% भारतीयों ने कहा कि कोई भी धार्मिक नेता भ्रष्ट नहीं है। पुलिस के बाद सरकारी अधिकारी, कारोबारी, स्थानीय पार्षद और सांसद का नाम रिश्वतखोरी से सबसे ज़्यादा
गरीब लोग प्रभावित होते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है और सबसे ज़्यादा संख्या है, वही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और होंगे भी, क्योंकि सारी योजनाएं तो उन्हीं के नाम पे चलती हैं और फिर रिश्वतखोरी, घोटाला उन्हीं के नाम पे किया जाता है। गरीब तबके के 38% लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। ये तादाद किसी भी आय वर्ग में सबसे ज़्यादा है। दूसरे देशों का हाल, पूर्वी एशिया और पैसिफिक में 29.8% कंपनियों को रिश्वत देनी पड़ी। दक्षिण एशिया इस मामले में दूसरे नंबर पर है, वहाँ 19.6% ने रिश्वत का दबाव माना। सब सहारन अफ्रीका में 18.1% कंपनियों को रिश्वत देनी पड़ी। मध्य पूर्व में 17.3% कंपनियां रिश्वत देकर आगे बढ़ पाईं। मध्य एशिया में रिश्वत देने वाली कंपनियां 9.7% रहीं। कैरेबियाई दुनिया में 5.9% कंपनियों को रिश्वत देनी पड़ी। दक्षिण अमेरिका में 5.8% कंपनियों ने रिश्वत दी। मध्य यूरोप और बाल्टिक देशों में यह आंकड़ा 2.7% का है। पश्चिमी यूरोप पे 2.5% कंपनियों ने रिश्वत का दबाव महसूस किया। सबसे खराब हालात बांग्लादेश के हैं। यहाँ 66% लोगों को सरकारी संस्थानों को पैसा खिलाना पड़ता है। रिश्वत देने की दर जापान में सबसे कम है, 0.2%। दक्षिण अफ्रीका में ये दर केवल 3% पाई गई। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में घूसखोरी के सबसे कम मामले पाए गए। और कहाँ कितनी घूस है? शहरी क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार सालाना 4400 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 2900 रुपये सालाना घूस देकर काम करवा रहा है। ये एक एवरेज निकाला गया। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें मनरेगा में देखी गई। ग्रामीण इलाके में सरकारी काम, एडमिशन, पुलिस से जुड़े काम के लिए सबसे ज़्यादा घूस दी जाती है। कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा घूस ली जाती है। शहरों में नौकरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सालाना 18,000 रुपये, ट्रैफिक पुलिस को 600 रुपये सालाना रिश्वत देनी पड़ती है। काला धन जमा करने का सबसे बड़ा तरीका है घूसखोरी। और ये देश हैं मिसाल। अब कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो देश कहाँ पर हैं और वहाँ पर रिश्वतखोरी या करप्शन का लेवल क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे, न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र है। डेनमार्क दूसरे नंबर पर, फिनलैंड तीसरे नंबर पर। भ्रष्टाचार कम होने की वजह से राजनीतिक स्थिरता भी वहाँ पर बहुत है। कानूनों का कड़ाई से पालन होता है। मध्य आकार की अर्थव्यवस्था, कम आबादी भी कारण है। सिस्टम में पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी भी वजह है। साक्षरता और जागरूकता अधिक होने के कारण भ्रष्टाचार कम है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक में कड़े प्रावधान है। अब रिश्वत देने वालों को भी 7 साल तक की सजा मिल सकती है। रिश्वत देने वाले को भी परिभाषित किया गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। रिश्वत देने वाले को बात रखने के लिए 7 दिन का समय है। इस समय को 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी देखा गया है कि किन परिस्थितियों में रिश्वत देखी गई है। अब ये सारे प्रावधान ले आए गए हैं, संशोधन लाए गए हैं, कानून कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन स्थिति तस्वीरों में साफ है। शायद ही हर तीसरे दिन हमारे पास फुटेज आते हैं, बल्कि अभी हमने जो आपको स्टोरी दिखाई उसके अंदर तमाम तस्वीरें थी। ये तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं हैं। ये तस्वीरें हर दूसरे दिन हमारे पास आती हैं रिश्वत की, और हम उस पर गंभीरता से उसको लेते भी नहीं हैं, उस पर गंभीरता दिखाते भी नहीं हैं, क्योंकि लगता है 100, 50, 500 कोई ट्रक वाले से रिश्वत ले रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है, क्योंकि ये रिश्वत इकट्ठा होते 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 एक बड़ा अमाउंट बन जाती है दिन में। अगर 1000 ट्रकों की वसूली हुई तो आप समझ सकते हैं कि कितने रुपए इकट्ठे होते हैं एक जगह, फिर वो गंगा ऊपर तक बहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, नौकरियां जब आप पाने जाते हैं तो जब रिश्वत क्राइटेरिया है या ना घूस क्राइटेरिया है, जब नौकरियां बिकने पे आ जाती हैं और जो असली अभ्यर्थी हैं और जो असली कैंडिडेट हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे जो सिस्टम है उस पर डेंट लग जाता है। और जो पैसे दे के नौकरी पा रहा है वो तो एक तरह से व्यापार कर रहा है। उसको पता है कि मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं तो मुझे 10 लाख रुपए इस नौकरी से निकालने भी हैं, तनख्वाह के एवज। तो ये देश के लिए काम करना, देश की बात करना, समाज की बात करना,
ऐसे में कुछ अजीब सा लगेगा कि जो पहले ही रिश्वत दे के आया है उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जो एग्जाम्स कराए हैं उन पर सवाल उठने लगे हैं। अब मैं बात करता हूं, देखना जरूरी है मैं आज जापान की, और जापान की राजधानी टोक्यो की, क्योंकि हम बात आज कर रहे हैं घूसखोरी की, और ये वो देश है जहां पे 0.2% घूसखोरी के मामले सामने आए हैं। जब हम घूसखोरी और भ्रष्टाचार से परेशान हैं तो टोक्यो दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसने अपनी ईमानदारी से मिसाल पेश की है। यहाँ लोग रेस्तरां की मेज पर अपना वॉलेट, मोबाइल छोड़कर घूमते हैं, वो भी बेफिक्र होकर। यह आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सुनने में अजीब तो लगेगा ही। यहाँ तो पलक झपकी नहीं और आपका बैग गायब। बस स्टेशन से आपका बैग उड़ा ले जाएंगे, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, और अगर कहीं गिर गया तो फिर तो भगवान भरोसे। टोक्यो में अगर आपकी कोई भी चीज़ गुम हो जाए जिसके साथ आपका नाम, पता या नंबर है, तो इस बात की श्योरिटी है कि आप तक ज़रूर वापस लौटेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ईमानदारी की मिसाल नहीं है। अब मैं एक तस्वीर ऐसी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर ये दो तस्वीरें, एक टोक्यो की है और एक हिंदुस्तान की है। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में ईमानदार है ही नहीं, ईमानदार लोग है ही नहीं, लेकिन उनकी वक़्त नहीं है, उसको उतना एप्रिसिएशन समाज में है ही नहीं। मैनपुरी की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां एटीएम में 20,000 की नकदी छोड़कर आए एक व्यवसायी को चकबंदी कर्मी ने 14 दिन तक खोजा और फिर खोज कर निकाला। पुलिस के सामने व्यवसायी को नकदी सौंपी। ये दो तस्वीरें हैं जो हमें बताती हैं कि हम खुद में बदलाव करें, खुद में ईमानदार हो जाएं तो अपने आप तस्वीर बदल जाएगी। एक तस्वीर हिंदुस्तान की है जो पॉजिटिव तस्वीर है, एक सर्वे वो है जो हमें थोड़ा सा शर्मसार करता है, लेकिन उस तस्वीर को बदलने के लिए हमें बदलना होगा। हमें बदलने के लिए ये जो मैनपुरी में जो चकबंदी कर्मचारी हैं, ऐसी मानसिकता को पैदा करना होगा। हम ईमानदारी की सोच को समझ सकते हैं। एक 7 समंदर पार मुल्क है जहां ईमानदारी की एक जीवन शैली और दूसरी तरफ भारत में सरकारी सिस्टम में घूस की सोच के बीच एक ईमानदार कर्मचारी, यानी सच ईमानदारी कोई कानून और मजबूरी नहीं है, ये हमारा व्यवहार विचार है जिसे हर किसी को अपनाने की ज़रूरत है, और सच्चाई भी यही है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, और सच बात यही है कि कानून के जरिए आप अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते। कानून के जरिए आप ऐसे लोगों को सही कर सकते हैं जो एक लालच में डूबे हुए हैं और एक तरह से वो मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, क्योंकि उनको बस होड़ लगी है पैसा कमाने की। चाहे वो गरीब के कफन से पैसा मिले, चाहे वो किसी की हक की रोटी को लूट कर पैसा मिले, उनको चाहिए, उनके लिए ये प्रावधान है। लेकिन हम सबको बदलने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि हम सब बदलेंगे, और जैसे मैंने कहा मीटू जैसा कैंपेन भी हम चला सकते हैं ताकि उन लोगों के नाम उजागर हों जो लोग इस देश में रिश्वतखोरी के दीमक बनकर इस देश को चाट रहे हैं। अब बात करते हैं देश की बड़ी 10 खबरों की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करते समय महिलाओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने की दिशा में काम किया है, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फेक न्यूज के जरिए देश भर में झूठ फैलाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि मी टू मामलों की जन सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 4 सदस्यीय समिति की गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीश कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित समिति मी टू से जुड़े सभी मुद्दों को देखेगी।
शिवपाल यादव को योगी सरकार ने वही बंगला आवंटित किया है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पास था। माना जा रहा है कि अखिलेश से बगावत के बाद तोहफे के तौर पर इसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल को सौंपा है। हिजबुल का आतंकी मन्नान वानी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल जारी है। शुक्रवार को कैंपस में हमें चाहिए आज़ादी के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद 2 कश्मीरी छात्रों समेत दर्जनों छात्रों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की 4 संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आतंक विरोधी कानून के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया था। त्रिची से दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ हादसा होते होते बचा। दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में ये विमान 4 घंटे तक उड़ान भरता रहा। ये फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करने के बाद एयरपोर्ट कंपाउंड में मौजूद दीवार से टकरा गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध के हवाले से पूरी दुनिया को धमकी देते हुए कहा है कि 4 नवंबर के बाद यदि कोई देश ईरान से कच्चा तेल खरीदता है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे और उसके लिए उस देश को तैयार रहना चाहिए। शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावटों से सेंसेक्स 700 अंक की मजबूती के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होने के दौरान ऑटोमोबाइल, एनर्जी और मेटल कंपनियों के शेयर टॉप गेनर में शामिल रहे। भारत के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के आखिरी टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज ने 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने के समय रोस्टन चेज 98 और देवेंद्र विशु 2 रन बनाकर नाबाद थे। तो ये थे देश और दुनिया का हालचाल। और अब चलते चलते बस आप ही से एक सवाल कि आप खुद में ईमानदार रहें, और ईमानदार रहने के लिए बार बार वही जो मेरे पीछे स्लोगन लिखा है सत्यमेव जयते हमेशा याद रखिए। और आप एक कैंपेन चलाइए। आप में वो दम है, आप में वो ताकत है कि आप रिश्वत को ना कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर लगे, हो सकता है कि थोड़ी परेशानी उठानी पड़े। अगर आपसे कोई रिश्वत लेता है तो, अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप सत्यमेव जयते के जरिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। ये सच की आवाज़ है और आपकी आवाज़ को हम सरकार और सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसे एक गंतव्य तक पहुंचा कर आएंगे जो इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई रिश्वतखोरी की वजह से आपको परेशान कर रहा है तो आप सत्यमेव जयते में जो मेरे नीचे एड्रेसेस हैं फेसबुक, ट्विटर और जीमेल, इन पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह के अधिकारी हैं जो परेशान कर रहे हैं, या आप भारत समाचार से संपर्क करके उसके विषय में बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत खुद में ईमानदार रहने की, और खुद में अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपको कोई नहीं हिला सकता। और उसके लिए ज़रूरत है आपको सच की, क्योंकि देश बदलना है तो सच को अपने साथ रखना होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप भारत समाचार के साथ। अगर आप अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और जीमेल पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। सत्यमेव जयते।